हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सीखेंगे ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ वियर जो है वो सीखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वियर हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ H1/BW रेशियो पे। H1 क्या है? जो वियर, किसी भी वियर का जो क्रेस्ट पार्ट होता है उससे वाटर सरफेस अपस्ट्रीम साइड में वाटर सरफेस का जो हाइट होता है उसे हम लोग H1 बोलते हैं। और BW क्या होता है? BW जो होता है ये होता है थिकनेस ऑफ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर लेंथ की बात की जाती है तो लेंथ जो है वो ये होती है, ये लेंथ होती है। फ्लो जो है वो ऐसे है, फ्लो ऐसे से ऐसे जा रहा है, 3D व्यू शो किया गया है, तो लेंथ जो है वो ये है। और ये विथ की बात हो रही है तो BW। अभी जितना आप लोगों ने सीखा है वो क्या था? शार्प क्रेस्टेड वियर था, उसमें BW की वैल्यू बहुत कम होती थी, इसलिए उसमें शो ही नहीं किया जाता था BW। ठीक है, तो अगर H1/BW का रेशियो जो है वो 0.1 से कम होता है तो इस तरीके को वियर को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्रेस्टेड वियर, लॉन्ग क्रेस्टेड वियर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है कि अगर H1/BW की जो वैल्यू है वो 0.1 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 0.35 से कम होती है तो इस तरीके के वियर को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। ठीक, अभी यही आप लोगों को सीखना है। थर्ड जो है वो होता है नैरो क्रेस्टेड वियर। इसमें क्या होता है? H1/BW की जो वैल्यू है वो 0.35 से ज़्यादा होती है लेकिन 1.5 से कम होती है। नेक्स्ट होता है शार्प क्रेस्टेड वियर। और शार्प क्रेस्टेड वियर में H1/BW की जो वैल्यू होती है वो 1.5 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी देखिए किसी भी तरीके का वियर हो, फार्मूला एक जो जनरलाइज फार्मूला यूज़ किया जाता है वही यूज़ किया जाएगा, 2/3 CD/L H1 की पावर 3/2। ठीक है, तो इसमें जो CD वैल्यू होती है वो देखिए CD वैल्यू हर एक तरीके के वियर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले H1/BW की वैल्यू निकालेंगे, ये देखेंगे किस टाइप का वियर है और फिर उस टाइप के वियर के लिए ये CD का वैल्यू, CD का ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। शार्प क्रेस्टेड वियर के लिए नहीं दिया गया है तो शार्प क्रेस्टेड वियर के लिए आप लोग इससे पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए ये सबमर्ज केस होगा, ये सबमर्ज केस होगा। जिस तरह शार्प क्रेस्टेड वियर में सबमर्ज केस था इस तरह ये ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के लिए सबमर्ज केस भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं ब्रॉड क्रेस्टेड वियर क्या होता है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर जो होता है वो क्या होता है? एक टाइप ऑफ वियर होता है जिसमें जो क्रेस्ट विथ होती है वो एक फाइनाइट विथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में ही होगा और वियर का जो डिस्टेंस फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दिखता है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। और इस ब्रॉड क्रेस्टेड वियर को हम लोग वियर्स विद फाइनाइट क्रेस्ट विथ भी बोलते हैं। और इसका यूज़ हम लोग ये क्रेस्टेड वियर का यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है? फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के फॉर्म में किया जाता है। अच्छा, अब इसके डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं। इस डायग्राम के बारे में बस पूरा जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है डायग्राम का ही है। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या। ये देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अब जो विथ है वो काफ़ी ज़्यादा विथ होगी, इसको हम लोग BW से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उसका सॉरी, जो लेंथ है वो लेंथ इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, लेंथ ये L से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अभी जो फ्लो का तरीका हो रहा है वो देखते हैं वो कैसा है कि जो फ्लो है वो आगे जाके धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अब सीधी बात है कि ये जो हाइट है वो क्या है? P1 P बोलते हैं इसको, जो जैसे पहले था, और इसी को बेस मानते हुए ये जो हाइट है ये H1 होता है। और
ये जो है v1²/2g होगा। एनर्जी लाइन के बीच और वाटर सरफेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो वेलोसिटी हेड होता है। यहाँ पर जो इनिशियल है, जो डिस्चार्ज है वो q है और वेलोसिटी जो है उसको v0 से रिप्रेजेंट किया गया है। बाद में ये जो डेप्थ है ये बाद में जो है ये y से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। अच्छा, जो फ़्लो होता है तो फ़्लो किस तरीके का होता है वो आप लोग देखेंगे। फ़्लो जो है देखिए ऊपर का ये जो है तो डिस्टेंस ऐसा बनता है, लेकिन नीचे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे क्या है, शार्प एड्ज है, तो शार्प एड्ज की वजह से क्या होता है, ये पहले इसको टकराता है और ये पहले क्या होने लगता है, ये जो डिस्टेंस है वो अचानक से कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे ऐसे क्या हो जाता है, फिर से एक्सपेंड होने लगता है। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अचीव करता है और फिर से एक्सपेंड होने लगता है। ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये यहीं पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर्म होता है, क्योंकि यहीं पर सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अवेलेबल होता है। और ये जो यहाँ पर एयर का एक स्पेस बन जाता है, इसे एयर बबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर डिस्कस होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम साइड में क्या होता है, शार्प अपस्ट्रीम कॉर्नर होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ़्लो सेपरेट हो जाता है और फिर से क्या हो जाता है, फिर से रीअटैच होता है एक सेपरेशन बबल, जिसको मैंने बताया था, सेपरेशन बबल से बीच में फॉर्म हो जाता है। विथ जो है वो BW है और जो है ये जो वियर की जो विथ है वो सफिशिएंटली लॉन्ग होती है और स्ट्रीम लाइंस का जो कर्वेचर है वो भी क्या हो जाता है, बहुत स्टीप नहीं रह जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। और हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोस्ट ऑफ द विथ पे कैसा रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है। वियर जो है कैसे एक्ट करता है, इनलेट पे जो है वो सब क्रिटिकल फ्लो की तरह एक्ट करता है और जब वो जस्ट वो वियर के ऊपर जब फ्लो होने लगता है तब वो एक क्रिटिकल फ्लो की तरह एक्ट होने लगता है। जब क्रिटिकल फ्लो की तरह एक्ट करता है, बाद में क्या हो जाता है, सुपर क्रिटिकल की तरह, मतलब डाउन स्ट्रीम साइड में सुपर क्रिटिकल की तरह एक्ट करने लगता है। ओके, जहाँ पर ये जो बबल की जो थिकनेस जो है वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है। अगर हम ये माने कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जो दो सेक्शन हमने लिए थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 है वो कहाँ पर लिया गया है, बबल के जस्ट सेंटर पे लिया गया है और पहला जो सेक्शन है वो वहाँ पर लिया गया जहाँ पर मैंने H1 बोला था, वहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 2 पर क्या है, क्रिटिकल है, तभी तो वहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म है, तभी वहीं पर क्या है, क्रिटिकल का कंडीशन है। तो अब अगर आप टोटल एनर्जी यानी H की बात बोलें, टोटल एनर्जी तो नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवेलेबल डेप्थ यानी y। ये सेक्शन 2 पे बात हो रही है, तो सेक्शन 2 पर क्रिटिकल है केस, तो यानी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी है मतलब v²/2g। लेकिन ये जो केस हम लोग देख रहे हैं ये कैसा केस है, वो रेक्टेंगुलर का केस है। तो रेक्टेंगुलर के केस में स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक, अब इस रिलेशन का यूज़ करके हमें क्या किया है, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमें VC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिर्फ इतने इक्वेशन को देखते हैं, सिर्फ इतने इक्वेशन को देखिए। तो ये VC इधर जाएगा, माइनस करेगा तो क्या बन जाएगा, VC²/2g इक्वल टू 1 YC/2 हो जाएगा, YC/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा कि YC इक्वल टू √g YC और सॉरी VC इक्वल टू √g YC। यही फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा गया है, VC इक्वल टू √g YC इधर लिखा हुआ है, ये देखिए VC इक्वल टू √g YC। ओके, और अब YC और H में क्या रिलेशन है आपको तो पता ही है, H इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ YC होता है, तो YC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ H हो जाएगा। अब अगर आइडियल डिस्चार्ज पर यूनिट विथ ऑफ द वियर निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया से B को हटा दिया गया तो बचा क्या, Y बचा, तो YC।
ठीक है। अब देखिए Vc का जो वैल्यू है वो क्या है, रूट जी वाई सी है, और वाई सी का क्या वैल्यू है, 2/3 ऑफ एच है। तो जी को एज इट इज़ रहने देते हैं और वाई सी की जगह क्या रख देंगे, 2/3 ऑफ एच। तो 2/3 और h की पावर 1/2 हो जाएगा, और ऑलरेडी एक yc जो है इस पे मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कि फिर से इसका मल्टीप्लाई हो जाए, यानी h का पावर कितना हो गया, 1/2 + 1, यानी हो गया क्या, 3/2। और 2/3 जो ये yc वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और vc के अंदर जो yc था उसकी वजह से ये, तो ये जो वैल्यू है इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.705 h की पावर 3/2। टोटल डिस्चार्ज अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होता है, इसी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना होता है इसी क्यू में, तो हमें टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। और लेंथ क्या, एल से लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ द वियर। तो ये जो क्यू है, क्यू का जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या होता है, 2/3 CD √2G L इंटू H1 की पावर 3/2, जिसमें से H1 क्या है, H1 जो है वो अप स्ट्रीम साइड में वियर के जो क्रस्ट लेवल है उसको बेस मानते हुए हाइट ऑफ वाटर है। ठीक है। CD क्या होता है, कोफिशिएंट, डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, ओके। और डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है वो वैल्यू जो है डायरेक्टली दी जाएगी, नहीं तो ये वैल्यू यूज़ कर ली जाएगी ब्रॉड क्रिस्टेड वियर के लिए, ये CD का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। इसी तरह नैरो क्रिस्टेड वियर होता तो भी ऐसे ही सॉल्व होता, लॉन्ग क्रिस्टेड वियर होता तो भी कुछ इसी तरह सॉल्व किया जाता। तो अब आपको कोई भी तरीके का वियर दिया जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम्स है। ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम्स भी क्या होते हैं, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होते हैं। तो कई तरीके के होते हैं। पहली बात तो क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम भी दो आपको पढ़ने हैं। पहला जो है वो है स्टैंडिंग वेव फ्लूम, जिसे हम लोग थ्रोटेड फ्लूम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्लूम होता है। ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए अभी आप लोगों ने ब्रॉड क्रिस्टेड वियर पढ़ा। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर्म होता है वो हमने किस में फॉर्म किया, उस ब्रॉड क्रिस्टेड वियर की डिस्टेंस के अंदर ही, जो उसका BW है उसी के अंदर ही कोई एक पॉइंट पे हमारा जो थ्रोट सेक्शन है या जो हमारा वेनो कॉन्ट्रैक्टा था वो फॉर्म हो रहा था। उसी के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग वेनो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म कराते हैं, कहाँ पर, स्टैंडिंग वेव फ्लूम के अंदर। लेकिन अब क्रिटिकल सेक्शन या वेनो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होने की क्या रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर थिकनेस ऑफ वाटर जो है वो कम होने लगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अवेलेबल मिलने लगे फ्लो के लिए, वो कम होने लगे। यही काम हमारा किस में हो जाता था, यही काम हमारा हो जाता था जो वेनो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होता था उसमें। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया कि विथ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने। विथ को कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग कर देंगे आगे जाते जाते, अगर विथ ऑफ फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी तो क्या होगा, क्रिटिकल वाला केस होने लगेगा। ध्यान कीजिए यूनिट 1 पे आपको बताया गया था। ठीक। और अगर तब भी चोकिंग की कंडीशन आने लगती है, चोकिंग कंडीशन की तरफ जाने लगता है, तो मतलब क्या है कि विथ कम होने से जो क्रिटिकल की तरफ जाने लगता है, जो हमारा केस होता है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है अभी की। ठीक है। तो अगर फिर भी विथ को कॉन्ट्रैक्ट करने पर भी वो वेनो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फ्लूम के अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को भी बढ़ाने लगते हैं। मतलब डेप्थ मतलब जैसे ध्यान है जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो फ्लैट केस हम लोग पढ़ते थे जिसे हम लोग हम्प बोलते थे, तो हम्प भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो केस आपके सामने दिया गया है उसमें दोनों चीज़ें एक साथ आपको दी गई हैं। देखिए जब इसी चीज़ को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है, ये फ्लो है, या ऐसे यहाँ भी ये इतना फ्लो है। तो क्या किया गया, बीच में हमने क्या किया, धीरे धीरे डेप्थ, ये जो डिस्टेंस है या विथ है उसको हमने कम किया। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग फेज़। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक यही थिकनेस आगे की ओर बढ़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट सेक्शन। फिर क्या होता है, फिर से धीरे धीरे एक्सपेंड होता है
ये जो एक्सपेंड होता है इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट सेक्शन, डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक। फ्लो जो हो रहा है वो इधर से इधर की ओर हो रहा है, ऊपर से देखने पर जो है हमें ऐसा दिख रहा है। दूसरा जो है देखिए थिकनेस जो है, ये थिकनेस है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटी से, और जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो इस तरह है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर थ्रोट है आपके सामने। अब इसी केस को हमने क्या किया, हम्प भी इंट्रोड्यूस कराया। हम्प भी इंट्रोड्यूस कराया तो देखिए यहाँ से जहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगे थे वहीं पे हम्प को हमने बढ़ाया। जितने टाइम पर ये फ्लैट था हमने क्या किया, एक फ्लैट केस दिया। इसके बाद जब ये एक्सपेंड होने लगा तो हमने फिर से क्या किया, हम्प की थिकनेस को कम कर दिया। अब देखते हैं फ्लो पे क्या असर पड़ा, इस कहानी का फ्लो पे क्या असर पड़ा। तो देखिए विथ जो है, ये जो इसका जो हाइट है उसे हमने रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसको बेस मानेंगे, और हाइट ऑफ वाटर जो हमें मिलेगा वो h1 है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का कम होता जाएगा। इधर सब क्रिटिकल फ्लो चल रहा है, आते आते एक जगह आएगी जहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल हो जाएगा, और अब जो है आगे फ्लो होना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल से क्रिटिकल के फेज़ में पहुँच गया। इसके बाद और विड्थ कम हो जाएगी तो वो सुपर क्रिटिकल फेज़ में पहुँच जाएगा। जब एक बार सुपर क्रिटिकल फेज़ में पहुँच गया फिर से वो अपनी अल्टरनेट डेप्थ को पाने की कोशिश करेगा, और फिर से हाइड्रोलिक जंप वाला फिनोमिना आगे हो जाएगा, जो कि ये शो किया गया है। एनर्जी लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एनर्जी लाइन क्या होता है कि एनर्जी लाइन यहाँ से यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं, इसके बाद धीरे धीरे एनर्जी लाइन नीचे की ओर जाने लगती है, और जंप जहाँ फॉर्म होता है एकदम से एनर्जी के लेवल में बहुत भारी जो है वो डिक्रीज़ आ जाता है। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आपको पूरा लिख के बताया गया है जो मैंने। ये हम लोग जो देख रहे थे वो स्टैंडिंग फ्लूम था। अब देखिए क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम जो है वो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, जिसमें एक कंट्रोल सेक्शन होता है जो कि कहाँ पर, जहाँ वहीं पर क्रिएट होता है जहाँ पर क्रिटिकल फ्लो सेक्शन जो है वो अचीव हो जाता है। कैसे हम लोग अचीव करते हैं, विथ कॉन्ट्रैक्शन, विथ कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, ये जो है वो ब्रॉड क्रिस्टेड वियर्स होते हैं, लेकिन इसमें मेजर चेंज क्या होता है कि इसमें इन्हें फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के रूप में ही यूज़ किया जाता है। फ्लो रेगुलेटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। फ्लो रेगुलेटिंग पर्पस मतलब कि अपने हिसाब से फ्लो को कितना फ्लो जाएगा, अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे हम लोग फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये जो फ्लूम जो है, क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम जो है वो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस हैं, फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइसेस बिल्कुल नहीं है। फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइसेस होता है स्लूज गेट, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक क्रिटिकल डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम जो है वो क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन पार्ट से बना होता है, जो कि आगे जाके उसे बोलते हैं थ्रोट बोलते हैं। फिर एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, कभी कभी भी क्या होता है हम्प भी प्रोवाइड करा देते हैं। क्रिटिकल फ्लो जो है वो थ्रोट सेक्शन में ही फॉर्म हो, इसलिए हम लोग इस काम को करने के लिए हम्प भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है उसमें हम्प है। ये जो केस है, अब आपको पहला पार्ट देखना है जिसमें क्या है, स्टैंडिंग वेव फ्लूम है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोटेड फ्लूम भी बोलते हैं। ये जो फ्लूम है ये क्या है, किसी भी शेप के चैनल में, जिसे हम लोग पेरेंट चैनल बोलते हैं, उसमें लगाया जा सकता है, और जिस क्रॉस सेक्शन का चैनल है उसी क्रॉस सेक्शन का हमारा स्टैंडिंग वेव फ्लूम भी होता है। जो थ्रोट होता है वो क्या होता है, प्रिज्मेटिक होता है और किसी भी कन्वीनियंट शेप का बनाया जा सकता है। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर पेरेंट चैनल के लिए अच्छा होगा कि ये भी एक रेक्टेंगुलर थ्रोट वाला ही हो, रेक्टेंगुलर थ्रोट वाला ही फ्लूम जो है वो जनरेट हो। इसके अलावा अगर सर्कुलर सीवर है तो सर्कुलर थ्रोट को ही प्रीफर किया जाता है। ये डायग्राम आप लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है डाउन स्ट्रीम साइड में थ्रोट के बाद, जो कि क्या होता है लास्ट में टेल वाटर डेप्थ को बनाता है। अगर थ्रोट जो है वो पूरी तरह क्या है, सबमर्ज है, टेल वाटर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, और जो पूरा हम्प है और जो पूरा फ्लूम है वो क्या है, पूरी तरह से वाटर से फिल है। मतलब कि एग्जिट पर आपको सुपर क्रिटिकल फ्लो ना मिलकर सब क्रिटिकल फ्लो ही मिल रहा है। तो इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड केस।
इसमें क्या होता है, ये जो केस होता है, ये केस जब ऑलरेडी कहीं पे क्रिटिकल डेप्थ ही फॉर्म नहीं हुआ, पहले भी सब क्रिटिकल था, बाद में भी सब क्रिटिकल ही मिल गया क्योंकि सबमर्ज का केस था, कहीं पे क्रिटिकल का कंडीशन ही जनरेट नहीं हुआ, तो इस तरीके के फ्लूम को हम लोग स्टैंडिंग वेव फ्लूम के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर थ्रोटेड पार्ट में क्रिटिकल सेक्शन फॉर्म हो रहा है तभी हम उसको जो है उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव फ्लूम बोलते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारा सिर्फ फ्री फ्लो होगा तभी ये थ्रोट सेक्शन जो है वो फॉर्म होता है। ओके, ऑपरेशन पे क्या होता है, इसी ऑपरेशन पे क्रिटिकल डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ फॉर्म होती है कहीं पर, मतलब थ्रोट सेक्शन में कहीं पर भी क्रिटिकल डेप्थ फॉर्म हो जाएगी और डिस्चार्ज इक्वेशन को हम लोग वही जो ब्रॉड क्रिस्टेड वियर के लिए जो डिस्चार्ज इक्वेशन था उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड फ्लोटिंग इक्विपमेंट भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है, अप स्ट्रीम डेप्थ को भी ये कैलकुलेट कर लेता है और डिस्चार्ज को उससे रिलेट करके डायरेक्टली वैल्यूज़ देता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अब जो डिस्चार्ज है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए Q जो है वो डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर रहा है। CF क्या है, ओवरऑल डिस्चार्ज कोफिशिएंट है फ्लूम का, जो कि किसका फंक्शन होता है, H1/L का फंक्शन होता है। एक वेल डिज़ाइंड फ्लूम के लिए CF की वैल्यू 1.62 होती है। H1 क्या होता है, वाटर सरफेस एलिवेशन। H1 आपको पता है, H1 क्या होता है कि हाइट ऑफ जो फ्लूम है, फ्लूम का जो हाइट है, जो अपर पार्ट है फ्लूम का, उसके ऊपर अप स्ट्रीम साइड में कितना वाटर का डिस्टेंस, कितना हाइट अवेलेबल है, उसे हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं। उसी को बस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया गया है। अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन फ्लूम है, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन फ्लूम है जो कि क्या है, सब क्रिटिकल, पूरे टाइम पे सब क्रिटिकल फ्लो रेंज ही होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेंचुरी फ्लूम। फिर हमें उसे मतलब स्टैंडिंग वेव फ्लूम नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेंचुरी फ्लूम। मॉडुलर लिमिट इसके लिए क्या होती है, H2/H1 इक्वल टू क्या होता है 0.75 है मॉडुलर लिमिट। अगर आपको ध्यान हो तो अगर हम लोग सबमर्ज्ड के केस के लिए डिस्चार्ज को QS से रिप्रेजेंट करें और फ्री फ्लो के लिए QF से रिप्रेजेंट करें, तो जब QF और QS में जो डिफरेंस है वो 1% हो जाए तो उसी समय जो H2/H1 का जो रेशियो होता है उसे हम लोग मॉडुलर लिमिट बोलते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। कुछ फीचर्स हैं क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम के, जैसे इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मटेरियल लोड होते हैं उनको पास करना काफ़ी इजी होता है। मॉडुलर लिमिट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सबमर्जेंस का जो केस है उससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो पाता है। यही सारी जो फीचर्स हैं, इसी वजह से कि क्या होता है, फ्लूम यानी फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के फॉर्म में इसे हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लान, इरिगेशन प्रैक्टिस, इन सभी जगह पर फ्लो मेजरिंग डिवाइस की तरह इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो फ्लूम है वो क्या है, पार्सल फ्लूम है। पार्सल फ्लूम देखिए डायग्राम में समझते हैं। पार्सल फ्लूम भी ऐसे अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ फ्लूम होता है, बट इसका जो तरीका है बनाने का वो अलग है। देखिए इसमें क्या है, धीरे धीरे रेज किया गया है, फिर लेवल फ्लूम किया गया है, फिर नीचे किया गया है, फिर एक इन्वर्स स्लोप दिया गया है, फिर बाद में इसे प्लेन कर दिया गया है। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो मीन्स ये पार्सल फ्लूम होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए इस वाले एरिया में कुछ भी चीज़ फॉर्म नहीं होगा, जो ये जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। और इसके बाद ये जो डाउनवर्ड साइड स्लोप हो जाता है ये होता है थ्रोट सेक्शन, फिर से एक्सपेंड होता है तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन, एंड इसके बाद जो है वो प्लेन ही हो जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एल सेक्शन के लिए है, और ये जो है वो हमारा हाफ प्लेन है। मतलब सेम यही स्ट्रक्चर जो है वो इधर साइड ऐसे भी बनेगा, मतलब कि ये जो आधा आपको दिखाया गया है ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो विथ कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हम्प भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी काम करने का जो तरीका है वो वैसे ही है।
अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो पार्शियल फ्लूम है वो क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम होता है। जिस क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम होता है जो मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, यूएसए में यूज़ किया जाता है। ये इसमें भी कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, लेवल फ्लोर होता है, थ्रोट सेक्शन होता है, डाउन स्ट्रीम स्लोपिंग फ्लोर पे, ठीक है। डाइवर्जिंग सेक्शन जो होता है वो एक एडवर्स स्लोप बेड पे होता है, जबकि स्टैंडिंग वेव फ्लो में कहीं भी एडवर्स स्लोप जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें Q का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जिसमें से K और N जो है वो क्या है, कांस्टेंट हैं। और जो जितने भी अच्छा इनका भी जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट जो है स्लूज़ गेट। स्लूज़ गेट जो है वो मेनली कंट्रोल डिवाइस होती है। तो गेट जो है, स्लूज़ गेट आप लोगों ने बहुत पहले से आप लोग इसको सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको एक स्पेशलाइज कैटेगरी में करके इसको नहीं बताया गया है, तो अब देख लेते हैं उसको भी। गेट जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होते हैं इसमें। मेनली ये क्या होती है, फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस होती हैं। स्लूज़ गेट जो है वो उसमें क्या होता है, वर्टिकल स्लाइडिंग गेट होता है, जो कि जिसमें क्या होते हैं, ग्रूव्स लगे होते हैं, स्पान के साइड में ग्रूव्स लगे हुए होते हैं, और उनको ऊपर नीचे करके शार्प एड्ज होते हैं, ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं, फ्लो को हम लोग जो है रेक्टेंगुलर चैनल यूज़ किया गया है, फ्लो पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल हमें होता है। इस तरीके का जो गेट है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि शार्प अपस्ट्रीम एड्ज है और इसमें वेल डिफाइंड सेपरेशन लाइंस जो हैं वो बनेंगी। अब ज़रा इसके बारे में देखते हैं। फ्लो जो है, सपोज ऐसे ऐसे हो रहा था, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, अचानक से क्या किया गया, गेट को बंद किया गया, तो यहाँ पर ये इस तरीके का फ़्लो जो है होने लगा। अब जब यहाँ पर कोई फ़्लो नहीं होगा तो इतना एरिया यहाँ से मिला, तो ये यहाँ से आगे की तरफ जाने लगेगा। जब आगे की तरफ जाएगा तो पहले क्या होगा, ये शार्प है तो शार्प की वजह से आगे से क्या होगा, बेंड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। तो ये जो सबसे कम डेप्थ जो अवेलेबल हो पाती है, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन या वेना कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन, यहीं पर हमारा क्या होता है, यहीं पर हमारा क्रिटिकल का केस जो है वो अचीव होता है। एक चीज़ और, ये जो गेट है उसके जस्ट नीचे जो हाइट अवेलेबल है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके जो मिनिमम डेप्थ अवेलेबल हो जाता है उसे हम लोग Y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल एनर्जी लाइन जो है उसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वाटर का जो लेवल है उसे हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं। इनके लिए बेस क्या है, जो बेस का जो स्लोप है उसी को बेस माना गया है। नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं कि जो वाटर जो इशू किया जाता है गेट ओपनिंग के लिए, वो क्या होता है, फ्री फॉर्म अगर फ्री सरफेस हो रहा है तो क्या होगा कि बहुत तेज़ स्पीड में वाटर आ रहा होता है, फिर इसके बाद वो क्या होता है, बेंड होता है, मिनिमम डेप्थ अचीव करता है, और इसके बाद जो है फ्लो लाइन जो है फिर से पैरेलल टू बेड हो जाती हैं। ये जो मिनिमम एरिया अचीव होता है उसे हमें क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। और ये क्या होता है, कुछ डिस्टेंस के बाद मिलता है, जहाँ पर ये गेट ख़त्म होता है उसके कुछ डिस्टेंस के बाद में हमें मिलता है। जो गेट ओपनिंग है वो क्या है, A मीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर टेल वाटर डेप्थ जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग फ्री फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर टेल वाटर डेप्थ सफिशिएंट होती है तो क्या होता है, इसे हम लोग सबमर्ज केस बोलते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको भी पता है कि मिनिमम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल होता है डिवाइड बाई जहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है उतना। तो अगर हम रेक्टेंगुलर चैनल माने तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो पार्ट है उसका एरिया डिवाइड बाई हमारा जो सेक्शन, मतलब ये जो पार्ट हमारा जो सेक्शन है जस्ट जहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। तो चूँकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, YC बाई A बचा, जिसमें से YC क्या है, आउटलेट पे डेप्थ है जिसे हम लोग मिनिमम डेप्थ बोल रहे हैं, और गेट ओपनिंग पे जो डेप्थ अवेलेबल है वो A है। ये देखिए ये जो A है वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया, ये रिप्रेजेंट है, ठीक है, A।
अगर हम ये माने कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इसके अलावा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है वो 1 के बराबर है, तब जो फ्लो होगा, चूँकि Z1 और Z2 बराबर है इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि डेटम हमारा वही हमने उसी को जो बेस स्लोप है उसी को हमने क्या मान लिया है, डेटा मान लिया है। ठीक है, तो अवेलेबल हाइट ऑफ वाटर जो है h1 है, वेलोसिटी हेड मतलब v²/2g है, डेटम हेड और इधर का डेटम हेड बराबर हो जाता है तो कैंसिल हो जाता। अभी क्या, डेप्थ ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम साइड में y2 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो वेलोसिटी हेड v²/2g होगा। अच्छा, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ की बात बोलें, यानी स्मॉल q की अगर बात बोलें तो स्मॉल q इक्वल टू क्या होता है, h1v1 इक्वल टू y2v2। इसमें तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग y2 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ये हमने देखा यहाँ पे ये y2 की जगह क्या लिखा जाता है, a इंटू सी सी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है, a इंटू सी सी इंटू v2। अब इससे अगर हमें q का फॉर्मूला चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। उसी चीज़ को दूसरे टर्म्स में कुछ ऐसा लिखा गया है, सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, CDF जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फ्री फ्लो है। नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या किया गया है, एक और फॉर्मूला दिया है जिसमें डायरेक्टली CD का वैल्यू यूज़ हुआ, और CD का वैल्यू हम लोग करेंगे, ये यूज़ करेंगे। एक और टर्म यूज़ है जो कि हम लोग बोलते हैं डेल एच जो क्या होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की डेप्थ का डिफरेंस होता है, मतलब कि A और y2 जो है उसका डिफरेंस होता है। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। ठीक, अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ दिया है तो अब आप लोगों ने क्या किया है कि जो RVF था, RVF 2 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, पंप आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, और RVF 1 भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब यूनिट 4 जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगर आप बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आप लोगों ने टरबाइन पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, सिर्फ अनस्टडी RVF बचा है। ठीक है, तो वो भी हम सीख लेंगे। ठीक, थैंक यू।